हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आज के टॉपिक में जो मैं पढ़ाऊँगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फील करवाना बहुत ज़रूरी क्यों है, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। क्योंकि इससे पहले ये नाम कभी सुने नहीं थे। ठीक है, इससे पहले ये नाम आज तक सुनो नहीं। ये फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो आज पहली बार सुन रहे हो, तो इसको फील करवाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करेंगे। उसके लिए कुछ बेसिक बातें ये है कि देखो, जो मैं एरिया इज ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का एक टॉपिक करवा दिया हूँ इसके जस्ट पहले, उससे गो थ्रू हो जाए तो उससे थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। अगर ना भी गो थ्रू हो तो कोई बात नहीं, मैं इसमें थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दूंगा एरिया का। ठीक ना, तो हम लोग टॉपिक में क्या क्या कवर होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, मैं ये अच्छे से कवर करवा दूंगा। ठीक ना, दूसरी बात जो इसमें कवर होगी वो होगा आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि एडवांस लेवल तक क्वेश्चन पहुंचा। ठीक है ना, तो बहुत इजी वे में चलेगा ये चैप्टर और बहुत हाई लेवल तक भी मैं जाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, चाहे वो किसी भी लेवल का स्टूडेंट देख रहा हो इस लेक्चर को, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं बेसिक से हाई लेवल तक पहुँचा कब। और तुम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल, जे एडवांस तक का क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो इस टॉपिक से, कभी भी क्वेश्चन आया तो। ठीक ना, तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। राइटिंग थोड़ा ख़राब है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना तुम लोग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये एफ लिखा हुआ हूँ मैं। ठीक है ना, ओके ठीक है, चलो कैपिटल से लिख देता हूँ तो ज़्यादा सही पता चलेगा। ठीक ना, तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या ना, नाम में फ्लक्स होता क्या। फ्लक्स वर्ड पहले कभी सुने हो क्या? फ्लक्स देखो एक तरह का स्ट्रीम होता है, स्ट्रीम, फ्लो, करंट को भी फ्लो बोलते हैं, पता है कि नहीं? ठीक है, स्ट्रीम है क्या, एक तरह का फ्लो होता है स्ट्रीम। जैसे तुम लोग पढ़े हो बारिश का होना, बारिश में क्या फ्लो करता है, बताओ क्या फ्लो करता है? पानी। तो वहाँ पे क्या है, फ्लक्स किसका है? वाटर फ्लक्स बोल सकते हो वहाँ पे। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ पे क्या होगा? चलो ठीक है, वाटर फ्लक्स तो जानते हो ना, जब भी पानी नीचे गिरेगा तो क्या होगा, पानी किसी चीज़ से बह रहा है। जैसे मान लो ये है कुछ ऐसा जो ओपन, मान लो ये ओपन होता, अगर ये ओपन होता, ठीक है, तो इसके अंदर पानी जा रहा है, तो पानी क्या हो रहा है, इसके अंदर जा रहा है तो बह रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाटर का फ्लक्स। जब पानी जा रहा हो तो वाटर का फ्लक्स। हवा जब जा रहा हो, जैसे किसी भी चीज़ से हवा जा रहा हो, जैसे ये इससे हवा जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हवा का फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, या मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ये चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो चीज़ यहाँ पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, अगले चैप्टर में पढ़ोगे मैग्नेट का जब चैप्टर आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद आएगा वो चैप्टर, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ोगे। दोनों में सेम कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट यूज होना। ठीक है, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का अच्छा से नॉलेज है, तो उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिला रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड भी। तो इसलिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों को मिक्स करके पढ़ाया जाता है। उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि इसका आगे बहुत ज़्यादा यूज होना है। ठीक है ना, तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ना एक कोई मुझे डब्बा लाना होगा, मैं उससे समझा पाऊँगा अच्छा से, 1 मिनट। ठीक है, तो देखो मैं जैसे ना तुम लोग को, देखो मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वे में क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम लोग देखे नहीं हो ना, तो वाटर को तो देखते हो ना डेली लाइफ में, तो मैं उससे थोड़ा सा रिलेट करता हूँ, चीज़ें ईजी हो जाएगी, तुम्हारे दिमाग में आराम से समझ में आ जाएगा मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखो वाटर फ्लक्स का मतलब वाटर का बहना। ठीक है, वाटर फ्लक्स का मतलब वाटर का बहना। ठीक है, अब देखो वाटर का जो फ्लक्स है, हम उसको सिंबल फ्लक्स से लिख रहे हैं, W लिख दे रहे हैं, दिस इज द सिंबल फॉर फ्लक्स। ठीक है, मैं W लिख दिया मतलब वाटर के लिए। तो एक बात बताओ, इसमें अगर पानी बह रहा है, जैसे मान लो ना कोई एक डब्बा है, ऐसे वाटर फ्लो कर रहा है, ध्यान देना, बहुत सही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये डब्बा है, ठीक है, तो बताओ ये वाटर का इंटेंसिटी है I और ये डब्बा का एरिया है A। तो बताओ
जो पानी इसके अंदर जाएगा, जो पानी इसके अंदर जाएगा, ठीक है, फ्लक्स ऑफ वाटर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी के। क्यों? क्योंकि अभी देखो 1 2 3 4 लाइन जा रहा है ना, तो बताओ अगर इसका इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, 4 की जगह और ज़्यादा जाएगा। तो बताओ जो होगा इसके अंदर वो क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ वाटर पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ वाटर है, ठीक है, वाटर है, इंटेंसिटी ऑफ वाटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात, अब देखो अगर ऐसे रहा, ऐसे है, ठीक है, क्लियर है, इंटेंसिटी इतना दिया हुआ है। अब बताओ यहाँ पे अगर ये एरिया है तो बताओ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है, जो ये वाटर का जो लाइन है, वो पूरा का पूरा इसके अंदर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा ना, वाटर पूरा का पूरा इसके अंदर जा रहा है नहीं। तो अमाउंट ऑफ वाटर जो एंटर कर रहा है वो क्या है, कम कर रहा है, एंटर क्या कर रहा है, कम। अगर इसके एरिया को बढ़ा दोगे तो बताओ वाटर का जो इंटेंसिटी, वाटर जो अंदर जा रहा है अमाउंट, वो ज़्यादा हो जाएगा कि कम? ज़्यादा हो जाएगा। और एरिया ज़्यादा बढ़ा दोगे तो बताओ, अगर और एरिया बढ़ा दोगे तो पूरा बहुत ज़्यादा क्या होगा, वाटर अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो हम ये बोलेंगे, जो वाटर फ्लक्स जो है, जो स्ट्रीम है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम ये भी लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं, एरिया लिख सकते हैं ना। तो एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, इसका इंटेंसिटी कितना हो रहा है, इसके एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। एक और चीज़ पे ये डिपेंड कर रहा है, वो ध्यान से सुनोगे तो पता चलेगा। देखो क्या, ध्यान से समझना, ये है जैसे, ठीक है, ये यहाँ पे स्पेस है, तो इसके अंदर जब वाटर जाएगा तो वाटर की इंटेंसिटी को और एरिया दोनों को कांस्टेंट रखो, दोनों को क्या रखो, कांस्टेंट रखो, ठीक है। अब बताओ, बस ये दोनों चीज़ के अलावा तीसरी चीज़ पे भी डिपेंड कर रहा है, वो मैं बताता हूँ कैसे। ये है, ठीक है, अब इसमें वाटर ऐसे अगर जा रहा है तो सबसे ज़्यादा कब वाटर इसमें जाएगा, जब ये ऐसे, अगर मान लो ये ऐसे हो गया, अब बताओ इसमें इंटेंसिटी कितना भी ज़्यादा, एरिया कितना भी ज़्यादा, वाटर इसके अंदर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि ये तो इधर आ गया, तो इसके अंदर वाटर जा ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे रहता तो वाटर मैक्सिमम जाता है, ऐसे हो जाता तो धीरे धीरे वाटर अब अंदर जाना क्या हो गया, कम अमाउंट ऑफ वाटर इंटर कम कर रहा है, अब क्या हो गया, 0, वाटर अब जा ही नहीं रहा है इसके अंदर। तो तीसरा पैरामीटर्स क्या, एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। तीसरा पैरामीटर्स क्या, एंगल पे भी ये डिपेंड कर रहा है। तीसरा पैरामीटर्स क्या, एंगल पे भी ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो देखो हम एरिया वेक्टर बताए थे, तुम लोग को तरीका बताया था एरिया वेक्टर कैसे निकलता है, ठीक है ना। एरिया वेक्टर कैसे निकलता है, मैं वो तरीका मैं आपको बताया हुआ था, ठीक ना। तो देखो इस केस में ये देखो यहाँ पे एरिया वेक्टर पता ना कैसे निकलता है। एरिया वेक्टर जो होता है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये सरफेस है, इसका क्या होता है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, इसका इधर, इसका इधर, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है क्लोज सरफेस के लिए, और ओपन सरफेस के लिए परपेंडिकुलर आउटवर्ड इनवर्ड दोनों हो सकता है। ये मैं इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ हूँ अच्छे से। वीडियो का नाम होगा ये एरिया जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखो अभी के लिए देखो क्या है ना, ये वाटर के लिए कॉन्सेप्ट बता रहा, तो सपोज ये ओपन है वैसे तो यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज में भी इलेक्ट्रिक फील्ड एंट्री मार लेता है, तो थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूँ। यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग जा रहा है, क्योंकि ये ओपन नहीं, यहाँ पे ये खुला हुआ है, जबकि उसमें पूरा बंद रहता है। फिर भी समझने की कोशिश करो, ध्यान देना। ये एरिया वेक्टर ऊपर, ठीक है, इसको क्लोज ही समझो। वाटर के वाटर तो वाटर से मैं को रिलेट करना चाह रहा हूँ ना, पूरा तो रिलेट नहीं हो सकता ना। एरिया वेक्टर बताओ कहाँ है, ऊपर की ओर, और पानी कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर। दोनों में एंगल कितना है, 180 डिग्री का। तो बताओ जब दोनों में एंगल 180 डिग्री है, तो जब दोनों में एंगल क्या है 180 डिग्री, तो बताओ सबसे ज़्यादा पानी जा रहा है, मतलब फ्लक्स सबसे ज़्यादा कब है, जब थीटा इक्वल टू क्या है 180, थीटा इक्वल टू क्या है 180 डिग्री और 0 डिग्री भी बोल सकते हो। 180 डिग्री और 0 डिग्री पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। 180 डिग्री और 0 डिग्री पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और मिनिमम कब हो रहा है बताओ, इसका एरिया वेक्टर इधर, एरिया वेक्टर किधर है, इधर, और वाटर का इधर, ठीक है। तो वाटर नीचे और एरिया वेक्टर इधर, ध्यान देना, ये नीचे और एरिया वेक्टर इधर, ये नीचे और एरिया वेक्टर इधर। देखो ना ये इसका एरिया वेक्टर कहाँ हो गया, इधर, और वाटर कहाँ जा रहा है, नीचे। दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये मिनिमम कब है, ये मिनिमम कब है बताओ, ये मिनिमम कब है, जब थीटा इक्वल टू क्या है
90 डिग्री। तो बताओ यहाँ पे मेरे को तो ये पता चल गया कि ये आई और ए के अलावा एक और चीज़ पे डिपेंड करता है, वो है इन दोनों के बीच का एंगल। अब मेरे को पता चला थीटा इक्वल टू 180 और 0 पे क्या है, ये मैक्स है, और थीटा इक्वल टू 90 पे ये मिनिमम है। तो बताओ ऐसा कौन सा क्या बोलते हैं, ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसमें थीटा इक्वल टू 90 पे 0 होता है, 180 और 0 पे मैक्स। तो बताओ कौन सा आता है, वो कॉस थीटा है, जो 90 पे क्या होता है 0 और 180 पे क्या होता है मैक्स। और यहाँ से मेरे को क्या पता चला था, इस पे क्या वो मैक्स वैल्यू दे रहा था और इस पे 0 वैल्यू दे रहा था। तो बताओ यहाँ पे जो है फ्लक्स ऑफ वाटर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखोगे, आई ए, और बताओ कौन सा थीटा लिखो, कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा। तो अभी यहाँ से मेरे को क्या पता चला, ऐसा थीटा लिखना है जो कि 0 और 180 पे मैक्स और 90 पे मिनिमम। तो वो कौन होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा था। ठीक है, समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा था। ठीक है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दिया। क्लियर है सभी को। ठीक है, समझ में आया ये कहाँ से आया। अब देखो जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर हो जाएगा। अब वो बताओ कैसे, 30 सेकंड लगेगा उसको समझाने में। देखो कैसे, ध्यान देना। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, मैं बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलर टू इट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है, इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दैट सरफेस। ठीक है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सुनना। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये एरिया है, कोई भी स्क्वायर मान लो जिसका एरिया ए है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जिसका इंटेंसिटी क्या है, ए। तो एक बात बताओ, जो फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई होगा। अभी हम करवाए वहाँ आई मान के कह दिया ई, क्यों, क्योंकि अगर इंटेंस, अभी बताओ इस स्क्वायर से कितना लाइन जा रहा था, एक। अगर इसका इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो अब इसी स्क्वायर से कितना जा रहा है, 3। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। क्यों, क्योंकि पहले कितना लाइन जा रहा था, एक लाइन। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलर टू इट। पहले एक जा रहा था, अब कितना जा रहा है, 1 2 3, तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ई। अब यहाँ पे देखो, इसको ई को कांस्टेंट रखो और क्या बढ़ा दो, एरिया बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो, एरिया बढ़ा दो। तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और एरिया बढ़ा दोगे तो बताओ पहले 1 2 3 4 5 6 जाने लगा ना। ई को कांस्टेंट रख के एरिया बढ़ा दी, तो अब 6 लाइन जाने लगा, तो फ्लक्स क्या हो गया, बढ़ गया। तो ए, और एक क्या आएगा, अब बताओ। अब देखो जैसे ये एरिया था ऐसे, ठीक है, क्लियर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाता, तो बताओ इससे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है क्या, नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का। एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया ना। ठीक ना, नहीं समझे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा तब तो मैक्सिमम जाएगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाता, कितना भी इंटेंसिटी हो, कितना भी एरिया, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है ना। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, नहीं जा रहा। तो मेरे को पता चल गया एक और चीज़ पर डिपेंड करता है, वो क्या है, कॉस थीटा। तो फ्लक्स को जब लिखोगे तो क्या बन जाएगा, ये कॉस थीटा। बोलोगे सर यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, हाँ यहाँ पे कांस्टेंट आता है, लेकिन जब भी कोई भी पैरामीटर्स पहली बार पढ़ते हो तो वहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग सभी यूनिट की वैल्यू इस तरह से रखते हैं कि उस के की वैल्यू क्या हो, 1। यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। के कांस्टेंट आएगा लेकिन उस के की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये कॉस थीटा, ये फॉर्मूला बन गया फ्लक्स इक्वल टू ये कॉस थीटा। यहाँ पे ई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ए क्या है, एरिया, और कॉस थीटा। क्लियर है सभी को, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक ना। फ्लक्स इक्वल टू क्या है, ये कॉस थीटा। तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला आया तुम्हारा ये कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना। अब एक बात बताओ, एरिया जब वेक्टर क्वांटिटी, ये तुम लोग को पता है और इससे पहले वाले वीडियो में मैं अच्छे से बताया हुआ हूँ। ठीक है,
फ्लक्स इक्वल टू क्या आया, ई ए कॉस थीटा। तो हम लोग फ्लक्स इक्वल टू ये भी तो लिख सकते हैं, ई डॉट एरिया वेक्टर। तो बताओ ये कौन सी क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर? तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर। तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है, फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसकी यूनिट बता सकते हो कोई? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। अच्छा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो तुम लोग खुद से बताओ। ई को क्या लिख सकते हो, एफ अपॉन क्यू, एफ इक्वल टू क्यू, तो ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू एरिया। तो डायमेंशनल फॉर्मूला खुद से निकालो। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है, क्लियर है। एरिया का क्या होता है, एल स्क्वायर, और क्यू का क्या होता है, क्यू इक्वल टू आई टी होता है ना। तो ए आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी। तो ए और टी। तो फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया, एम एल फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू होता है ना। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। तो बताओ ये क्या बन जाएगा, एल क्यूब टी माइनस टू, क्यूब टी माइनस टू, ऊपर जाएगा ए माइनस वन और टी ऊपर जाएगा, तो ये क्या बना देगा, माइनस थ्री। तो ये इसका क्या है, डायमेंशन फॉर्म, एम एल क्यूब टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक है, ए माइनस वन। ये इसका क्या डायमेंशन फॉर्म, क्लियर है। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो ये था तुम्हारा क्या, फ्लक्स। फ्लक्स को समझ गए होगा, फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, ये भी पता चल गया होगा, ठीक ना। तो ध्यान दो, फ्लक्स इक्वल टू ई ए पढ़ लियो, लेकिन फ्लक्स का एक और फॉर्मूला एक नहीं, यही है फ्लक्स का। देखो अगर ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हो फ्लक्स को, ई डॉट डी एस। डी एस मतलब ये डी एस एरिया से, एस को एरिया से लिखते हो ना, एस को एरिया से लिखते हो, तो छोटा सा एरिया को क्या लिखोगे, डी एस। ये कहाँ लगाओगे, ये कहाँ लगाओगे, जैसे देखो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह एंगल सेम था, स्क्वायर में हर इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल क्या था, सेम, सभी का सेम था, सभी इससे जीरो बना रहा, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, बाहर की ओर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की ओर, तो सभी से सभी का एंगल सेम बन रहा था ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान लो जैसे ये कि कुछ भी ये मान लो, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ, तो बताओ हर से एंगल क्या है, 90 डिग्री है क्या, नहीं, ये वाले से ये सबका एंगल क्या अलग अलग है ना। मान लो यहाँ क्यू चार्ज रखा हुआ था, सबका एंगल क्या अलग अलग, सब जगह से एंगल क्या अलग अलग निकल रहा है, सब जगह एंगल क्या अलग अलग। तो वहाँ पे फिर ई इंटू ए कॉस थीटा नहीं लगा सकते ना, क्योंकि हर जगह एंगल अलग अलग है। तो फिर वही इंटीग्रेशन एक छोटा सा लो, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करते, याद है ना। तो वहाँ पे जहाँ पे हर जगह एंगल सेम ना हो, तो वहाँ पे ये चीज़ को हम लोग, या ई की वैल्यू क्या यूनिफॉर्म ना हो, तो भी हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है ना। और जहाँ पे ई एंगल सब कुछ कांस्टेंट चल रहा हो, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या लगाओगे, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। नहीं तो फिर ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, नहीं तो फिर ये कॉस थीटा। ए क्या है यहाँ, एरिया, डी एस क्या है यहाँ, छोटा सा एलिमेंट्री एरिया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, बताओ कोई डाउट है किसी को, नहीं है ना यहाँ तक कोई डाउट, ठीक ना, क्लियर है। चलो तो अब हम लोग ना इस पर कुछ अच्छे न्यूमेरिकल, अच्छे क्या जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। तो आप ध्यान देना, आप दिमाग लगाओ, कॉपी पे सभी कुछ लिखते चलो। फ्लक्स क्या हुआ, फील्ड आया होगा तुम लोग को, फ्लक्स क्या हुआ, क्या है क्या नहीं है, ये सब का फील्ड तो आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे फ्लक्स इक्वल टू, हाँ एक न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। मान लो यहाँ पे एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है ये, ठीक है।
और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ठीक है। ई की वैल्यू है 10 न्यूटन पर कूलम और ये जो है ए स्क्वायर है जिसका लेंथ क्या दिया हुआ स्क्वायर है ये, ठीक है ना। ए इक्वल टू दिया हुआ 2 मीटर। तुमसे पूछ रहा है फ्लक्स, बताओ तुमसे क्या पूछ रहा है फ्लक्स, तो बताओ ये कुछ ऐसा है, ये स्क्वायर और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ये स्क्वायर इधर से क्या आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ये स्क्वायर और ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ध्यान देना दोनों में एंगल कितना है, एरिया वेक्टर पता ना, एरिया वेक्टर का पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एरिया वेक्टर का पता होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उस वीडियो को जरूर देखना जो इससे पहले बनाए हुए इज एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो ध्यान दो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और इस वाले का एरिया वेक्टर किधर है, इधर, ओके, ये स्क्वायर है तो ये ओपन सरफेस है, एरिया वेक्टर इधर भी मान सकते थे और इधर भी मान सकते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो इससे फ्लक्स कितना जा रहा है, ये हम एरिया वेक्टर इधर मान रहे हैं, एरिया वेक्टर किधर मान रहे हैं, इधर की ओर मान रहे हैं, तो इधर की ओर। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, इसका एरिया वेक्टर भी क्या, ये तो इधर होगा, ये तो फिर इधर होगा, तो इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, ठीक है। तो बताओ फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, ई ए कॉस 0, तो ई की वैल्यू कितना 10 और एरिया बताओ ए 2 है ना, तो एरिया कितना हो जाएगा, उसका साइड 2 है तो एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर 2 2 4 कॉस 0, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या आ गया 40 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अब बोलते सर मेरे को इधर मानना था, इधर अगर मानते तो यहाँ क्या आ जाता -40, तो तुम एरिया वेक्टर पॉजिटिव किधर माने थे इस साइड ना, तो उधर क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो तुम्हारा आंसर भी क्या आ रहा है नेगेटिव, मतलब तुम जिधर नेगेटिव माने तो उधर क्या है फ्लक्स है, तो तुम इधर अगर पॉजिटिव मानते तो नेगेटिव उधर ही होता ना, तो फ्लक्स उधर है, हम माने थे इधर पॉजिटिव, आंसर भी एक क्या है पॉजिटिव, तो फ्लक्स क्या है उधर है, सिंपल सी बात है, क्लियर है, आई बात समझ में। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम जैसे भी मानो, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है कोई डाउट, चलो ठीक है। ओके अब ये बताओ, ये स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इक्वल टू फिर से 10 न्यूटन पर कूलम और ए क्या है 2 मीटर, इसका साइड 2 मीटर, इसका साइड 2 मीटर है, ठीक है, इसका साइड 2 मीटर है। तो आप पूरा बताओ फ्लक्स क्या होगा, बताओ, फिर से पुराना आंसर होगा, ध्यान दो, यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते, कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में, यहाँ स्टूडेंट गलती करते, देखो स्टूडेंट को गलती क्या करते हैं बताओ, ये जो है कुछ ऐसा डायग्राम है, ये है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ इसका एरिया वेक्टर किधर है बाहर की ओर, इसका एरिया वेक्टर कहाँ है बाहर की ओर है ना, इसका एरिया वेक्टर कहाँ है बाहर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, बताओ एंगल कितना है दोनों के बीच में 90 डिग्री है ना, इसका एरिया वेक्टर बाहर है ना, पिछली बार वाले केस में ऐसे था और ऐसे जा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इसका एरिया वेक्टर बाहर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो बताओ एंगल कितना हो गया, एंगल कितना 90 डिग्री हो गया ना यार, 90 डिग्री हो गया, तो अगर 90 डिग्री है तो बताओ फ्लक्स इक्वल टू क्या आ गया ई ए कॉस 90, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया ना, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये क्या आ गया सॉरी फ्लक्स क्या आ गया 0, क्लियर है। अब देखो इसी क्वेश्चन को ना, इसी क्वेश्चन को देखो एग्जाम में नीट में किस तरह से कई बार पूछ चुका है, देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछा, ये स्क्वायर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। बोला कि बताओ फ्लक्स, ई की वैल्यू ई है और इसका एरिया ए है, बोला फ्लक्स निकाल, तो देखो स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, ई ए कॉस 30 डायरेक्ट
और सोचते हो आंसर तो आ गया, E a√3/2 लिख देते हैं। गलत। बता क्यों गलत? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ये स्क्वायर है, कैसे? ऐसे। इसका एरिया वेक्टर बताओ। इसका एरिया वेक्टर इधर हो गया ना, किधर एरिया वेक्टर? इधर एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर किधर है? इधर है, ऐसे। तो जब एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर इधर, व्हाट इज द एंगल? हाँ देखो क्या है, 90 डिग्री है ना, करके देख लेना, कॉपी पे दिख जाएगा। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई? E a cos 90 = 0। यहाँ स्टूडेंट गलती करते हैं। क्लियर है? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसी तरीके का मैं करवाता चलूँगा, तुम्हें पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। ये एक डिस्क है। डिस्क रखा कैसे हुआ है? डिस्क देखो ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे है, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया हुआ है 37 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 37 डिग्री, ठीक है। ई की वैल्यू मान लो, कुछ भी मान लो, 20 न्यूटन पर कूलम, और इसका रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है। चलो रेडियस हटाओ, चलो रेडियस दिया हुआ 2 मीटर, बोला हुआ है निकालो फ्लक्स। क्या इसमें भी तुम जीरो समझ रहे हो? नहीं, यहाँ हर जगह जीरो मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे भी स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, फ्लक्स इक्वल टू क्या करता है, E a cos 37 कर देता है। गलत है वो, क्यों? देखो ये अगर डिस्क ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, मान लो ये डिस्क ऐसे रखा हुआ है, इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा ना, या फिर नीचे, हम ऊपर मान रहे हैं। ये डिस्क अगर ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? ऊपर होगा ना। तो बताओ अगर ये इसका एरिया वेक्टर है, ds से मान लो, हम एरिया वेक्टर बोल रहे हैं, ये एरिया वेक्टर है, अगर ये ए कैप मान लो, ये एरिया वेक्टर इसका इधर है अगर, तो ये एंगल 37 तो इससे बना रहा था ना, तो एरिया वेक्टर से कितना बनाएगा? 53 ना। कितना बनाएगा? कितना? 53। कितना बनाएगा? 53। तो बताओ फ्लक्स इक्वल टू क्या लिखोगे? 20 इंटू पाई r स्क्वायर 2 2 जा 4 इंटू कॉस 53 कॉस 53, तो 20 80 पाई कॉस 53 बताओ रहे कितना? कितना? 3/5 16 16 3 जा 48 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। फ्लक्स इक्वल टू, ठीक है। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नहीं है ना। अब एक इस अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा है क्वेश्चन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये क्या है? क्यूब, ये क्यूब है, ठीक है। ई की वैल्यू दी हुई है E0 I कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर है, ठीक है। क्यूब है जिसका ए कितना है? 2 मीटर। क्यूब है जिसका ए क्या है? 2 मीटर।
चलो हम यहाँ पे भी वैल्यू में लिख देते हैं 4i। 4i के बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट है। पता है क्यों? हर जगह 4 होगा ना, क्योंकि x पे तो डिपेंड कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या है 4, i मतलब x डायरेक्शन में 4 है, तो हर जगह 4 होगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट। तो तुमसे फ्लक्स पूछ रहा है, तुमसे क्या पूछ रहा है? फ्लक्स पूछ रहा है, फ्लक्स पूछ रहा है तुमसे। फ्लक्स कैसे निकालोगे? तो ध्यान देना, ये कौन सा है, क्लोज सरफेस या ओपन सरफेस? क्लोज या ओपन? क्या बताओ, क्लोज है या ओपन सरफेस? क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर हमेशा कहाँ होता है? बाहर की ओर। हमेशा कहाँ होता है? बाहर की ओर। कहाँ होता है? हमेशा बाहर की ओर। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर किधर है? इधर की ओर, और इसका इधर की ओर। देखो जैसे ये है ना, ये इसका एरिया वेक्टर इधर की ओर, इसका एरिया वेक्टर इधर की ओर, और इसका एरिया वेक्टर ऊपर की ओर, इसका एरिया वेक्टर इधर की ओर, क्योंकि हर जगह बाहर होता है। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिसको एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है वो डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो का लिंक दिया है उसको ज़रूर देखो। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, सब जगह एरिया वेक्टर का पता चल गया तुम्हें। तो एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इससे कितना एंगल बना रहा है? इस सरफेस से, ये वाले सरफेस से 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर 0। इससे एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, कितना एंगल? 180 डिग्री। एरिया वेक्टर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, कितना? 180 डिग्री। इससे बताओ एरिया वेक्टर की क्या है? इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर गया? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर गया? इधर। ग्रीन वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है इधर, और एरिया वेक्टर इधर। बताओ इससे कितना एंगल? 90 डिग्री। उसी तरह इससे बताओ 90 डिग्री, उसी तरह इससे 90 डिग्री। तो सबसे 90 बना रहा है, बस इसको और इसको छोड़ के, मतलब मेरे को दो एरिया से ही मतलब है, बाकी से क्या है एंगल? 90। तो मेरे को दो से मतलब है, एक ये वाला मान लो इसको हम P नाम दे रहे हैं, और एक ये वाला जिसको हम Q नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स थ्रो P क्या होगा? E कितना है? 4। एरिया क्या हो जाएगा बताओ? ये स्क्वायर है ना, पूरा क्यूब है, लेकिन ये क्या है? स्क्वायर। तो एरिया क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 इंटू कॉस 0, तो क्या आ गया? 4 4 जा 16 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये आ गया P से। अब Q से बताना, Q से बताओ फ्लक्स इक्वल टू Q से 4 इंटू 4 कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री ना, 180 डिग्री। इधर एरिया वेक्टर उधर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आई दिया हुआ उधर की ओर है। समझ में आ रहा है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, 180 डिग्री। तो -1 4 को जा 16 -16। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो -16 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया? Q से। तो मतलब नेट क्या हो गया? 16 - 16, 16 - 16, 16 - 16 कितना हो गया? 16 - 16 0। तो फ्लक्स कितना हो गया टोटल? 0। अच्छा, तुमको समझ नहीं आया कैसे ना, तो ध्यान दो, ये तो मैथमेटिकली था, हम तुमको फील भी करवा देते हैं। मान लो इधर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एंट्री मार रहा है, तो बताओ इधर से एंट्री मारा, इधर से निकल गया, इधर से एंट्री मारा, इधर से निकल गया। बताओ जितना इलेक्ट्रिक फील्ड एंट्री मारा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल गया, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बता सकते हो? 0 ना, क्योंकि जितना इसके अंदर गया उतना ही इधर से निकल गया, तो इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बचा? 0, क्योंकि जितना गया उतना ही निकल गया, जितना गया उतना ही निकल गया। 50 इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर गया, तो 50 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर भी तो निकला, तो इसके अंदर कितना बचा? 0 ना, तो इसलिए तो 0 है। हाँ, ये कब नहीं होता? जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता।
नॉन यूनिफॉर्म होता तो यहाँ पे एंट्री मारने वाला 4x4 कर रहे हो तो यहाँ 4 हो सकता है 3 कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो जितना अंदर गया उतना पूरा बाहर भी तो नहीं निकला ना। हाँ लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमेशा नॉन जीरो होगा, तो ये भी जरूरी नहीं। ये तो समझ में आ गया ना, ठीक है। हम इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर ही। चलो एक और क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, 4 + x i कैप। अब देखो करते हैं, और ये 2 है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड P से निकालो। P से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 4। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ यहाँ पे क्या होगी, 4 + 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। इस पॉइंट पे देखो x की कितनी वैल्यू है, क्यूब है 2 मीटर का, तो x की यहाँ पे 2 वैल्यू होगी ना, तो x की जगह क्या लिखोगे, x की यहाँ क्या वैल्यू होगी 2, तो x की जगह क्या लिखोगे 2 इंटू एरिया, 2 2 जा 4 cos 0, तो कितना आ गया 4 6 4 जा 24, 24 है ना। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये ओरिजिन है तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो फ्लक्स यहाँ पे कितना आ गया, x की वैल्यू 4 + 0, x की वैल्यू 0, और एरिया कितना है, इसका भी 2 2 जा 4 इंटू कॉस 180 डिग्री, तो कितना आ गया 4 4 जा 16 -16 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। दोनों को प्लस कर दो, तो 24 में 16 गया, 24 में 24 में 16 गया, तो 8 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। क्या हो गया 8 +8 का मतलब क्या है, निकलने वाला ज़्यादा और आने वाला। +8 का मतलब देखो, जब फ्लक्स में वैल्यू प्लस आती है तो इसका मतलब वो क्लोज सरफेस से बाहर निकल रहा है, और अगर माइनस आती है तो क्लोज सरफेस के अंदर जा रहा है। प्लस का मतलब होता है फ्लक्स बाहर निकल रहा है, और माइनस का मतलब फ्लक्स अंदर जा रहा है। तो बताओ ओवरऑल वैल्यू क्या आई है, -24 - 16 +8 +24 - 16 +8। बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे प्लस माइनस किसी को भी मान सकता, नहीं, क्लोज सरफेस के लिए हम नहीं बोले थे, याद रखना। ठीक, फिर से जाकर उस वीडियो को देखो, एरिया जब वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, फिर पता चलेगा। तो 24 - 16 कितना आ गया 8 +8 का मतलब हो गया ओवरऑल फ्लक्स बाहर निकल रहा है ओवरऑल। तो देख भी लो ना, अंदर कितना है 16, जा कितना रहा है 24, तो जाने वाला ज़्यादा है तो बाहर निकल, फ्लक्स की वैल्यू अगर प्लस आ रही है तो इसका मतलब बाहर निकल रहा है, ओवरऑल वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, क्लियर है सभी को, ठीक है। देखो अगर ना इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म में ज़रूरी है कि फ्लक्स नॉन जीरो का, नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं, बताता हूँ मैं कैसे। मान लो यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक स्फीयर है, तो एक बात बताओ, इससे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, इसमें एंट्री मारा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है क्योंकि यहाँ क्राउडनेस ज़्यादा और यहाँ पे क्राउडनेस कम है। यहाँ क्राउडनेस ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है ना, और यहाँ पे कम है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ज़्यादा है, तो नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे कितने लाइन एंट्री मारे, 1 2 3 4, यहाँ पे कितना लाइन बाहर निकल रहा है 1 2 3 4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है यहाँ पे भी 1 2 3 4 और यहाँ पे भी क्या 1 2 3 4, तो यहाँ पे एंटर कितना किया 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बाहर कितना निकला 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो फ्लक्स तो जितना फ्लक्स होता है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है। जितना एंट्री मारा उतना ही बाहर निकला, तो नेट फ्लक्स क्या हो गया 0। अब बोलोगे सर फ्लक्स की वैल्यू तो E × A होती है, तो इसका एरिया यहाँ ज़्यादा है, तो एरिया यहाँ ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो कम है, ये भी तो देखो। ओवरऑल फ्लक्स का जो डेफिनेशन वो देखो ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस, ये है, ठीक है। फॉर्मूले में इसलिए ए आ जाता है क्योंकि एरिया अगर बढ़ाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो फ्लक्स की वैल्यू बढ़ती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा तब ना, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना नॉर्मल इलेक्ट्रिक, देखो फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना पास कर रहा है, कितना निकल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना है 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4। तो हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता, जितना यहाँ क्राउडनेस वहाँ, तो जाहिर सी बात है एरिया ज़्यादा रहता, तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता, लाइन भी क्या होता, ज़्यादा निकलता।
समझ में आया? तो ज़रूरी नहीं कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमेशा जीरो होगा, नॉन जीरो होगा, हमेशा नॉन जीरो होगा फ्लक्स, ज़रूरी नहीं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या है, जीरो है यहाँ। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। फिलिंग से किससे ही पता चल ही गया होगा तुम्हें, फिल करके पता चल गया। इसमें फिल आया ना कैसे, क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, उधर भी पता चल गया था कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? हाँ देखो, अगर इसके अंदर चार्ज है ना, जैसे कोई भी क्लोज है, इसके अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसका अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो फ्लक्स हमेशा नॉन जीरो होगा, हमेशा नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो होगा हमेशा। क्यों? क्योंकि इससे तो फील्ड बाहर ही निकलेगा ना, चाहे जैसे भी निकले, फील्ड तो इससे बाहर ही निकलेगा ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें बाहर ही निकलेगा ना। हर सरफेस से क्या हो रहा है, फील्ड लाइन बाहर निकल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, उससे कोई मतलब नहीं। फील्ड लाइन क्या हो रहा है, चारों तरफ से बाहर निकल रहा है, मतलब फ्लक्स सभी पॉजिटिव है तो क्रॉस करेगा नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले एरिया में एंट्री मार रहा है और इस वाले एरिया से बाहर, तो यहाँ प्लस फ्लक्स पॉजिटिव फ्लक्स है, यहाँ नेगेटिव फ्लक्स है, दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो देखो, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज है ना, तो फ्लक्स कभी भी जीरो नहीं होगा। बाहर है, बाहर अगर है, ठीक है, अगर यहाँ पे चार्ज बाहर है तो इससे इसमें फ्लक्स क्या होगा, इसके अंदर फ्लक्स क्या होगा, वो जीरो होगा। ठीक है, अब ये चीज़ को ही हम गॉस थ्योरम एक आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें तुमको यही सेम चीज़ बताएगा क्यों हो रहा है, वहाँ पे अच्छे से पता चल जाएगा। बाहर है तो जीरो होगा और अंदर है तो हमेशा नॉन जीरो होगा। बाहर है चार्ज तो इससे फ्लक्स कोई पूछे तो हमेशा क्या होगा, जीरो जीरो, और अगर अंदर है तो हमेशा क्या होगा, नॉन जीरो। अंदर नॉन जीरो, बाहर जीरो। ठीक है, क्लियर है? तो जहाँ तक मुझे लगता है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, ख़राब लगा हो तो डिसलाइक करो, और प्लीज़ 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 अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हो, पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हो। अगर ख़राब लगा हो तो नेगेटिव फीडबैक दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका फीडबैक मुझे बताता है कि मैं किस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? तो चलो, जो भी है, दोस्तों को भी शेयर करो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, क्योंकि इस समय कोरोना के कारण कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी अपने कोचिंग में नहीं जा पा रहा है, जिससे अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हो तो उनको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।